आज हम हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, इसमें पोषक चक्र, पदार्थों का प्रभाव, न्यूट्रिशन साइकिल फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो आपको मालूम यह है कि हमारी जो पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये तत्व पर्यावरण में ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कुछ तत्व जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम आते हैं। जितने भी तत्व जो पाए जाते हैं, 100 से अधिक 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं लगभग। तो इन तत्व ठोस, द्रव, गैस अवस्था में जो पाए जाते हैं, इनमें से कुछ तत्व हैं जो जीवधारी के जो शरीर का निर्माण होता है उसमें काम आता है। किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा, यानी जो जीव होता है उसके शरीर की जो रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है इन्हीं तत्वों से। तो इनका जो चक्रीकरण है, जो साइकिल है, वो कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि के रूप में होते रहता है या होता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर कार्बन चक्र का यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होते रहता है। तो आप विचार कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड किन क्रियाओं के द्वारा निकलती है, पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के स्वरूप बनता है, पौधों में जंतुओं के शरीर में खाद्य पदार्थ कैसे पहुँचते हैं। तो इनमें जैसे पृथ्वी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। तो ये वायुमंडल में कहाँ से, जैसे ईंधन के द्वारा मोटरसाइकिल है, मोटर गाड़ी है, उसके जो ईंधन के जलने के कारण, पेट्रोल डीजल के कारण, कल कारखानों से, श्वसन क्रियाओं के माध्यम से, तो अनेक प्रकार के जो जैविक एक्टिविटी है, कल कारखाने हैं, मोटर वाहन है, इसके माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भूमि में वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है तो वो क्या करता है, जो हरे पेड़ पौधे उत्पादक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, भूमि से खनिज पदार्थ है, उसके माध्यम से वो अपना भोजन तैयार करती है। ठीक है, कुछ कार्बनिक जो पदार्थ है जो जीवों की मृत्यु के पश्चात वो भूमि में सूक्ष्म जीवों के द्वारा घटित कर दिए जाते हैं, वो फिर कार्बनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ है, वो भूमि में जाता है और जो प्रकाश हरे पेड़ पौधे हैं वो अपने भोजन के रूप में कार्बनिक पदार्थों को फिर से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, फिर से उसको जीव जंतु उसको ग्रहण करते हैं पोषक के रूप में। तो इस प्रकार से कार्बन का जो चक्र है वो चलते रहता है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं प्रकृति में कार्बन का चक्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय चक्र के रूप में चलता रहता है। ये ध्यान रखेंगे, जो हरे पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जटिल खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट। तो इन पदार्थों का कुछ जो भाग है वो कोयला है, चूना पत्थर है आदि के निर्माण में व्यय होता है। किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन जो होता है, वो दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है और पौधों और जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा भी कार्बन जो डाइऑक्साइड है वायुमंडल में चली जाती है। जब जंतु पौधों को खाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थ जंतुओं के शरीर में पहुंचता है और अंत में सूक्ष्म जीव द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देता है। पौधे और जंतुओं की जो मृत शरीर है, अंग है, जाता है वो भूमि मिलता है। ये आपको पहले बताया गया है, जो ऐसी क्रिया होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार जो प्रकृति में एक कार्बन चक्र है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये कार्बन चक्र है। आप उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, कोयले हैं, मोटर वाहन है, उसमें दहन क्रिया के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचने के बाद प्रकाश संश्लेषण में क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे फिर उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण उसको ग्रहण करने के बाद उसको जो खाने वाले जो जीव है उसके शरीर में पहुंच जाता है और हरे जो पेड़ पौधे हैं और जो अन्य जीव है जो उसको खाया है वो उसके मृत शरीर से
बनी पदार्थ के सूक्ष्म द्वारा गठित कर भूमि में मिल जाता है। वो भूमि मिलने के बाद फिर पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और इनके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वायुमंडल में चलता है। एक ऐसा चक्र आप डायग्राम के माध्यम से भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप जो होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन इन इकोसिस्टम, अर्थात मनुष्य जो है पारिस्थितिक तंत्र में कैसे हस्तक्षेप करता है ना। तो एक जनरली है कि पर्यावरण जो है आज के समय में देखेंगे तो हमारे जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे हानि हो रहा है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसको। तो ये मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण भी है, क्योंकि मनुष्य और आबादी जैसे ही बढ़ रहा है तो प्राकृतिक संसाधन का अति दोहन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, कल कारखाने बहुत ज़्यादा निर्मित हो रहे हैं, मोटर वाहन अधिक जो कर रहे हैं, तो उससे वायुमंडल में जो गैसीय संतुलन है, संघटन है, वो कम ज़्यादा होते जा रहा है। तो उससे क्या है, अन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके आवास नष्ट हो रहा है, उनकी भोजन नष्ट हो रहा है, उनकी सुरक्षा जो है वो भी नष्ट हो रहा है। तो वो रिहायशी इलाके की ओर बढ़ रहे हैं और कई प्रकार का जो ग्लोबल वार्मिंग है ये भूमि पर, हमारी पृथ्वी पर, वायुमंडल पर वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण भी हैं। तो इसमें देखते हैं हम अपने चैप्टर में किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य कई तरह से प्रभाव डालता है। ठीक है, तो कार्बन के जो चक्रीकरण में हम जैसे देखें तो जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, साथ ही हवा में कार्बन के कणों की मात्रा भी अधिक हो जाती है। तो इससे श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होंगे, कई प्रकार के अम्लवर्ण भी हो सकता है कल कारखाने के उपयोग से। तो ये मनुष्य के कारण ही हो रहा है। आप देखेंगे धान के जो खेत है वो खाद्य जाल का एक उदाहरण है। तो मनुष्य के फायदे के लिए दूसरे पोषक स्तर के कई जीवों को खत्म कर देता है। अधिक रसायन का उपयोग जो करता है अधिक उत्पादन के लिए, तो उससे भी पर्यावरण और मृदा प्रदूषित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे कीटनाशक है उसका प्रयोग करता है, तो वहाँ पर अन्य जीवों को वो प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि नुकसान पहुँचाने वाले जो कीट है, सूक्ष्म जीव है, वो बचाने के लिए धान की तरह अन्य फसलों पर भी विभिन्न कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी आदि दवाओं का भी उपयोग करते हैं मनुष्य। तो इनमें से कुछ रसायन का जल्दी अपघटन हो जाता है, किंतु कुछ लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रह जाते हैं, तो वो हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, वो फसलों के साथ साथ अपने जो हमारे जो मित्र जीव है उसको भी नष्ट कर देते हैं, उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं। कभी कभी ये जो फसल जो होता है वो इसको अवशोषित कर लेते हैं, ये फसल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उन फसलों को खाने से मनुष्य और पशुओं के शरीर में भी ये रसायन जो है वो पहुँच जाता है। ठीक है, यानी जो रसायन उसको पेड़ पौधे भी अवशोषित करते हैं, पौधे अवशोषित करते हैं, उसको खाने वाले जीव को नुकसान पहुँचाएगा ही। तो ऐसे कुछ रसायन जब लंबे समय तक मिट्टी पर पड़े रह जाते हैं तब मिट्टी के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण है उसमें परिवर्तन आ जाता है और फलस्वरूप उत्पादन कम हो सकता है। ऐसे मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाना है तो बहुत कठिन हो जाता है। तो पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले जो कृत्रिम तरीके हैं एवं रसायन हैं उसका उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से कम किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो और हम सब सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो भी पर्यावरण को हानि पहुँचाने में अपना कुछ प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आज यह पाठ हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिक तंत्र है, ऊर्जा का प्रवाह, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला अध्याय अपने सिलेबस अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।